नेशनल एक्शन प्लान 2 पर बात करते हैं, मगर उससे पहले ये ज़रूरी है समझना, आप बताइए एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट के नेशनल एक्शन प्लान 2 की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है? नेशनल एक्शन प्लान मौजूद था, 14 निकात मौजूद थे, कहाँ पर हमें फेलियर देखने को मिला? बात फेलियर की नहीं है। पहले जब एक बड़ा उभार आया, बड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ा, तो सारी जमातों ने सर जोड़ के फैसला किया, नेशनल एक्शन प्लान बना और बड़ा सक्सेसफुल रहा। ठीक है, हमने बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए, पूरी कौम की ताईद उसके साथ रही। उसके कुछ हिस्सों पे अमल दरामद प्रॉपरली नहीं हो सका, हम उसका नैरेटिव जो है उसका पूरी तरह काउंटर नहीं कर सके, और जो फिक्री जहत है उसका मुकाबला करने के लिए या उसको ठीक कर जो कर सके या उस तरह जितनी जरूरत थी नहीं कर। तो आज चैलेंजेस और बढ़ गए हैं, तो ये सोचते हुए कि इस वक्त भी एक नेशनल एक्शन प्लान की जरूरत है, और वो नेशनल एक्शन प्लान को यानी एक्शन प्लान 2 कहा गया कि पहले एक आया था, एक और बनाया। तो वो इसीलिए कहा गया, मुतालबा इसीलिए है कि पहला जो प्लान था वो बड़ा सक्सेसफुल रहा। ठीक है, एक और प्लान बनाइए ताकि अब हम बलूचिस्तान का इशू भी उस पे हो, केटी का इशू भी उस पे हो। कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत होती है कायरा साहब, जब भी कोई कौमी एक्शन प्लान बनाया जा रहा होता है। तब भी हमने देखा जब 2014 में ये बात सारी हुई तो सब इकट्ठे नज़र आए, मुत्तहद नज़र आए, मगर इस वक्त जो मौजूदा पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उसमें आपको इत्तेफाक राय होता नज़र आ रहा है PTI की मौजूदगी में? इत्तेफाक राय की कोशिश करनी चाहिए। हमने अपने दौर में 2008 से 2013 के दौरान बहुत सारे इश्यूज पे, बल्कि कुछ 95% लेजिस्लेशन जो थी वो इत्तेफाक राय की थी। इत्तेफाक राय जरा मुश्किल काम होता है, और उसके लिए आपको खुले दिल से दीगर राय जो है वो भी माननी पड़ती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई एक जमात अगर उस राय पे नहीं आती तो मुल्क की बाकी जमातें अगर उस राय पे आती हैं या उस राय के साथ खड़ी होती हैं तो उस राय को मानना चाहिए। PTI को इत्तेफाक राय में आना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं आते तो ठीक है, वो एक साइड पे हो जाएं। गवर्नमेंट को उनका इंतजार करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, उनको बिठाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर वो बिल्कुल हठधर्मी का शिकार हो तो ठीक है, उनके लिए उनका रास्ता है और बाकी जमातें अपना रास्ता पैदा करें। उनकी इस डिमांड को आप कैसे देख रहे हैं, जो वो यकजहती के लिए एक डिमांड रख रहे हैं ना कि परोल पर आप पहले रिहा करें इमरान खान साहब को, ये डिमांड कितनी जस्टिफाइड लगती है आपको? उनकी तो सिर्फ एक ही डिमांड है कि इमरान खान को रिहा करो। हुकूमत कह रही है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, तो मेरा ख्याल है उनको इमरान खान साहब की इस डिमांड से ऊपर उठना चाहिए। इमरान खान साहब नेशनल एक्शन प्लान में क्या राय देंगे, तो उनकी जमात उनसे जाके राय ले ले। वैसे तो हमें पता ही है कि वो तो तालिबान को 50,000 खानदानों को उन्होंने ला के असले समेत, उनके जत्थों समेत आके आबाद करने की इजाजत दी थी। वो तो उनके सपोर्टर थे, वो तो उनके स्पोक्स पर्सन बने हुए थे। लेकिन इवन देन उनसे राय लेनी चाहिए, उनकी जमात का ये हक है। लेकिन अगर उस पर वो नहीं आते तो मैं समझता हूँ इस बुनियाद पे कि PTI नहीं मान रही, हुकूमत को ये APC मुलतवी है, इसको डिले नहीं करना चाहिए, फौरी तौर पे इसका इनेकाद करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, हद्दुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि PTI उसका हिस्सा बने। नहीं बनते तो बिस्मिल्लाह, आप अपना जो है बाकी जमातों से राय लीजिए, और राय लेके एक फर्म स्टैंड लेके, ये ना हो कि हमारा होता ही है, साइल होते हैं मुल्क को कि जब भी कोई क्राइसिस खड़ा होता है, तो जब वो क्राइसिस बेहतरी की तरफ चलता है तो हम जरा ढीले पड़ जाते हैं। कोई और क्राइसिस खड़ा होता है, तवज्जो उधर चली जाती है, तो पहला जो मामला होता है वो से पुष्ट पड़ जाता है। यही वजह है कि हम बार बार ऐसे उभार देख रहे हैं जो आस्ता आस्ता तगड़े होते जा रहे हैं। इनको वंस फॉर ऑल अब सेटल करने की जरूरत है। ऐसे में जबकि यूनाइटेड फ्रंट पेश करने की ज़रूरत है कायरा साहब, अपोजिशन इत्तेहाद बन रहा है, JUI और PTI में मुलाकातें हो रही हैं, आपको लगता है ये बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव है टू द कॉज जो इस वक्त हमें जिस चीज़ का सामना है, टेररिज्म? अगर PTI बाकी जमातों के साथ मिल के अपोजिशन का इत्तेहाद कायम करना चाहती है तो हो सकता है, इसको पॉजिटिवली देखिए। ये इत्तेहाद हुकूमत को क्या तंग करेगा या हुकूमत के लिए क्या मसले खड़े करेगा? इस वक्त जो रियासत को मसला खड़ा है, हो सकता है वो अपने बाकी इत्तेहादी जमातों की बात सुन के और वो अपने इन मुतालबात को छोड़ के इस कौमी इत्तेफाक राय में शामिल होने पे तैयार हो जाए।
अच्छा, बलूचिस्तान के मसले के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि अभी भी गुंजाइश है नेगोशिएशंस की, सियासी मुज़ाकरात की, या फिर आपको लगता है कि अब देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन दैट इज़ फौजी ऑपरेशन? देखिए, सियासी मकालमा तो बहुत ज़रूरी है और वो सियासी जमातों के दरमियान होना चाहिए, लेकिन जो बंदूक बरदार है उसके साथ क्या मुकालमा होगा? उसके साथ तो बंदूक की ज़बान में बात करनी होगी। वो तो चंद लोग हैं, वो बलूचिस्तान के अवाम के नुमाइंदा नहीं है, और वो अपनी राय, अगर लोगों के राय बंदूक के जोर पे छीनना चाहते हैं तो जिस तरह हम तालिबान के खिलाफ भी लड़ना होगा, क्योंकि बंदूक बरदार जो है ये बंदूक के जोर पे अपनी राय मनवाने वाला, वो तालिबान हो, बलोच कौम परस्त हो, किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। हाँ, जो बंदूक छोड़ के मुकालमा करना चाहता है बिल्कुल उसकी बात सुननी चाहिए, और ये बात भी देखने की जरूरत है कि ये जो मिसिंग पर्सन का इशू है ये बड़ा सेंसिटिव इशू है जी। क्यों मिसिंग पर्सन है? क्या तवक्को है कि अगर एक बंदे को एक दफा पकड़ा जाता है, दूसरी दफा पकड़ा जाता है, वो बार बार छूट जाता है इसलिए कि उसके खिलाफ गवाहियां उस तरह नहीं मिलती, और वो लोग DLA के अंदर मौजूद होते हैं, वो मुल्क से बाहर जाके बैठे होते हैं, आप उनको मिसिंग पर्सन डिक्लेयर करके बैठे हैं। मुझे महारंग बलूच साहिबा का बहुत एहतराम है, अवाम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन वो अवाम की लीडर तब बनेंगी, उन्हें चाहिए वो किसी जमात में शामिल हो या अपनी जमात तश्कील दे और वो बलूचिस्तान के अंदर इलेक्टोरल प्रोसेस में आए। ये फैसला कर लेना कि अगर आपने अवाम से बात कर दी है तो जमहूरियत तो अवाम से बात करती है, जमहूरियत सरदार से बात नहीं करती, सरदार से तो अथॉरिटेरियन रूल बात करता है, वो तो फिर जमहूरी निज़ाम नहीं मांगता ना। तो आपको ये फैसला करना पड़ेगा। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि उनकी राय तल्ख है, उनके अंदर जिस वक्त गुस्सा है, जो भी है, वो अपनी राय को उसको सियासी रंग देने के लिए या तो किसी जमात में शामिल हो जाए या अपनी जमात खड़ी कर ले और इलेक्टोरल प्रोसेस में आए। और अगर वो बंदूक बरदारों का साथ देना चाहेंगी तो फिर बंदूक बरदारों के साथ तो बंदूक की जबान में बात की जाती है। अच्छा कायरा साहब, पीपल्स पार्टी ज़ाहिर कोalition गवर्नमेंट बलूचिस्तान की लीड कर रही है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बलूचिस्तान का ठीक है ये टेररिज्म वाला मसला एक तरफ चल रहा है, लेकिन ग्राउंड पर वहाँ पर लोगों के मसाइल क्या हैं? एज गवर्नमेंट आप लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसको हल करने के लिए स्ट्रेटजाइज क्या किया जा रहा है? देखिए, बलूचिस्तान में इंडस्ट्री बहुत कम है जी। ज़राअत के ऊपर मेजॉरिटी इन्हिसार है या ट्रेड के ऊपर इन्हिसार है। बहुत सारे लोग वो हैं जो तिजारत के साथ मुंसलिक है, जिनका कारोबार स्मगलिंग से मुंसलिक है अनफॉर्चुनेटली, और रियासत उस स्मगलिंग को कबूल कर रही है। ये बड़ा खतरनाक काम है, लेकिन करना इसलिए पड़ रहा है कि उन लोगों के पास जरिया और कोई नहीं है, वरना ये कैसे मुमकिन है कि रियासत का एक हिस्सा जो है वो स्मगलिंग के जरिए चल रहा हो और दूसरा हिस्सा जो है वो रेगुलर इम्पोर्ट के जरिए चले, तो ये पॉसिबल नहीं। लेकिन वहाँ पे नौजवानों को, बलोचों को रोजगार देने के लिए हुकूमत कोशिशें कर रही है। अब अर्थ ये है कि जो पैसा बलूचिस्तान के लोगों को डेवलपमेंट के लिए मिलता है उनके हिस्से के तौर पे, रॉयल्टी के तौर पे, या नेशनल NFC में से जो उनका हिस्सा मिलता है, ओवर एंड अबव द NFC मिलता है, वो नीचे उस तरह ड्राइव नहीं हो रहा। आज एक गवर्नमेंट बैठी है और उनके मुखालफ भी बैठे हैं, उनसे कुछ लोगों ने इस इलेक्शन में शिकस्त भी खाई है। सो ये सारे लोग इस प्रोसेस का हिस्सा हैं, और ये बलोच हैं, और ये पंजाबी नहीं है, ये सिंधी नहीं है, और बलूचिस्तान के लोगों के नुमाइंदे हैं। ये भी अपने अपने इलाके के सरदार हैं, और इनको अगर ये इल्जाम है कि जिनको किसी और की ताईद हासिल है, तो जो इससे पहली गवर्नमेंट थी उसको किसकी थी? जो डॉक्टर मालिक साहब की गवर्नमेंट थी उसको किसकी थी? ये बलूचिस्तान के ही लोग हैं। लिहाजा इस मामले को सियासी डायलॉग, संजीदा लोगों से डायलॉग करने की जरूरत है, बिल्कुल करने की जरूरत है, लेकिन ये बात वहाँ की अशराफिया को भी देखने की जरूरत है कि अब ये सरदारी निज़ाम के तहत नहीं, अगर आपने जमहूरियत की बात करनी है तो फिर सरदार से नहीं, फिर अवाम से बात करनी होगी।